हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, द नेचुरल और द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। आप मेरे प्रीमियम पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर द बैच, और ये वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए जी, सो बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को हम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी कह देते हैं। इंट्रा यूट्राइन वर्ड से ही हमें अंदाज़ा लग रहा है कि ये यूट्रस में लगाए जाते हैं। सेल्फ इंजर्टेबल नहीं है, अपने आप नहीं लगा सकते। डॉक्टर, ट्रेन नर्स और हेल्थ वर्कर जो है, जो कि ट्रेंड है इस चीज़ में, वही इसको यूट्रस के अंदर फिट करेगा, और ये लंबे समय के लिए है। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, 3 साल के लिए भी चल सकते हैं, 5 साल वाले भी हैं, इवन इस तरह के भी हैं जो 10 साल तक भी काम कर सकते हैं। कॉपर टी जैसे फ्रीडम 5 के नाम से भी आती है, फ्रीडम 10 के नाम से भी आती है। सो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड से मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई दवाई नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, कोई अलग से आयंस नहीं डाले गए हैं, नॉन मेडिकेटेड है ये। एग्जांपल है लिपीज लूप। नॉन मेडिकेटेड का ये मतलब कतई नहीं है कि इसमें किसी मेडिकल प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लगा लोगे इसे, जी नहीं। नॉन मेडिकेटेड का मतलब इसमें कोई भी किसी किस्म का हार्मोन या दवाई वो नहीं डाला गया है। जैसे कि लिपीज लूप, लिपीज लूप जो है अब बहुत सारी कंट्रीज में नहीं चलती है, राइट, ऑब्सोलीट हो चुकी, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर मेथड्स आ चुके हैं हमारे पास। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी ये लिपीज लूप चलती है। देन सेकेंड कैटेगरी है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। कॉपर टी की शेप में है, कॉपर 7 की शेप में है। मल्टी लोड 375 में ये जो 375 है ना, इट रेफर्स टू द एरिया ऑफ द कॉपर वायर विच इज रैप्ड अराउंड दैट डिवाइस इन स्क्वायर मिलीमीटर्स, उस एरिया को रेफर करता है। तीसरी कैटेगरी है डिवाइसेस की हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जिसमें प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, लेवेनोजेस्ट्रल 20 सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। बेसिक फंडामेंटल याद रखिएगा, जब भी कोई फॉरेन बॉडी यूट्रस में प्रेजेंट है तो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स। भाई, हमारा शरीर बाहर का एक बैक्टीरिया भी टॉलरेट नहीं करता है। फीमेल यूट्रस में जब स्पर्म्स पहुंचते हैं तो फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, वो उसे मार डालना चाहते हैं। और अगर हम कोई फॉरेन बॉडी लगा देंगे यूट्रस में तो नेचुरल सी बात है, फेगोसाइटिक सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी। सो आईयूडीज जो हैं, चाहे कोई भी आईयूडी हो, तीनों आईयूडी, ये तीनों आईयूडीज ये वाला काम जरूर करेंगी। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, ठीक है, ये कॉमन मैकेनिज्म हो गया तीनों के लिए। अब अगली बात है कि जो उनमें कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस अगर आपने लगाई हैं तो उसमें एडिशनल और क्या बात हो जाएगी, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टी लोड 375। तो देखा गया है कि जो कॉपर आयंस होते हैं उनका स्पर्म्स के ऊपर एक विशेष तरह का प्रभाव है। वो स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को भी कम कर देते हैं, और यही हमारा मकसद है कि स्पर्म एग तक ना पहुंच पाए, फैलोपियन ट्यूब तक, फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमाइज हों। गारंटी नहीं होती इसमें, 100% नहीं है कि कॉपर टी लगाए तो भाई प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। फेलियर रेट हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का होता है, ठीक है। सो कॉपर आयंस सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, ये पॉइंट याद रखना है, एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो ये क्वेश्चन हमसे नीट में पूछा जा सकता है कि कॉपर आयंस का काम क्या है उसमें। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। सो वी कैन से दैट ये जो कॉपर टी है इट मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, राइट।
इम्प्लांटेशन को भी रोकता है ये कुछ हद तक, बिकॉज जो कॉपर आयंस होते हैं दे ब्रिंग अबाउट अनफेवरेबल चेंजेस इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, सो इम्प्लांटेशन के भी चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आती हैं जो हार्मोन वाली आईयूडीज हैं, हार्मोन कंटेनिंग, प्रोजेस्टासर्ट है, LNG-20 है, लेवेनोजेस्ट्रल 20। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यूट्रस को अनसूटेबल बना रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, भाई प्रोजेस्टेरॉन तो हमने पढ़ा इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी, इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेगनेंसी, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, इनमें सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टिन्स हो गए जैसे, है ना, लेवेनोजेस्ट्रल यूज किया है। तो ये जो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ना, ये एंडोमेट्रियम को थिन कर देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। अदरवाइज जो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन है वो तो थिक कराता है ना, सो makes endometrium thin, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरा, जो फीमेल का सर्विक्स है ये उसे हॉस्टाइल या अनफेवरेबल बना देंगे स्पर्म्स के लिए, मतलब सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, सर्विकल म्यूकस becomes thick, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म्स उस थिक म्यूकस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। सो 3 तरह की डिवाइसेस आपने पढ़ ली, नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस, लिपीज लूप, देन कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 एंड प्रोजेस्टासर्ट। कॉपर टी की अगर मैं बात करूं तो कॉपर टी जो है उसका जो मेन फ्रेम होता है जिसमें कॉपर वायर रैप्ड है, उसमें बेरियम सल्फेट से भी इम्प्रेग्नेट किया जाता है उसे, बिकॉज टू मेक इट रेडियो ओपेक। कॉपर टी यूट्रस में लगा दी गई तो कई बार यूट्रस की वॉल को चीरती हुई बॉडी कैविटी में भी जा सकती है, कई बार कॉपर टी बाहर निकल गई तो फिर पता कैसे चलेगा हमें, तो फिर हम पेशेंट से कहेंगे कि आपको एक्सरे कराना पड़ेगा। तो अगर बेरियम सल्फेट है उसमें कॉपर टी में, तो बेरियम सल्फेट इज गोइंग टू मेक इट रेडियो ओपेक, तो हमें एक्सरे पिक्चर में पता चल जाएगा कि कॉपर टी की पोजीशन क्या है। किन महिलाओं के लिए आईयूडीज जो है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये सवाल भी पूछ सकते हैं। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर दोज फीमेल्स जो 2 बच्चों के बीच में एक लंबा गैप चाहते हैं या जिन्हें काफी वर्षों तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। दोज फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, मान लीजिए न्यूली मैरिड कपल है, उन्हें 5-6 साल तक बच्चा नहीं चाहिए अभी, दे आर करियर ओरिएंटेड, वो उनका और चीज़ों में भी फोकस है अपना, दे डोंट वांट टू हैव बेबीज फॉर फ्यू ईयर्स, तो एज अ डॉक्टर आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कॉपर टी के लिए। या जिनके पहले एक बच्चा है और वो 2 बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं, स्पेस चिल्ड्रन से मतलब यही है 2 बच्चों के बीच में 4 साल का 5 साल का गैप होना चाहिए, तो हम सजेस्ट कर देंगे कि आप फिर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन दैट इज कॉपर टी यूज कर सकते हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, रूरल इंडिया में भी, ओवरऑल इंडिया में भी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात अगर मैं करूं। अगर हम ओवरऑल देखें कि भारत में परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है, तो वो ट्यूबेक्टॉमी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड भी ट्यूबेक्टॉमी है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेथड्स है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनको हम शॉर्ट में OCPs भी कहते हैं। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो फीमेल्स के लिए है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, These are for females. So साइंटिस्ट ने देखा कि भाई अगर हम फीमेल को स्मॉल डोज ऑफ या तो केवल प्रोजेस्ट्रोजन, ध्यान दीजिएगा प्रोजेस्ट्रोजन है सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन गोलियों की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में अगर रोजाना देते हैं महिला को, तो फिर उसका साइकिल जो है एक तरह से हम एक्सोजीनियसली बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे 28 दिन का साइकिल है, चाहे 30 दिन का है, चाहे 40 दिन का है। जब वो गोलियां खाने लग जाएगी, पिल्स लेगी, तो साइकिल 28 डे का ही हो जाएगा। सो कई तरह की पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं,
स्टेरॉयडल पिल्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल भी हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ये वाली जो पिल्स का जिक्र हो रहा है यहां पे, ये कौन सी है? स्टेरॉयडल, बिकॉज दे कंटेन दीज स्टेरॉयडल प्रेपरेशंस। तो दो कैटेगरीज हैं, एक होती हैं कंबाइंड ओरल पिल्स, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों हैं। कंबाइंड ओरल पिल में प्रोजेस्ट्रोजन अलॉन्ग विद ईस्ट्रोजन, रोजाना एक गोली खानी है, एक फिक्स्ड टाइम पे खानी है, टाइम चेंज नहीं करना होता है इसमें। कुछ महिलाओं में देखा गया कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये सूट नहीं कर रहा, ईस्ट्रोजन प्रमोट्स माइटोसिस, तो कैंसर के चांसेस भी हो जाते हैं। तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, फिर वहां पे वो अवॉइड करनी है ईस्ट्रोजन वाली चीज। प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स, POPS, मिनी पिल भी कह देते हैं इसको। सो दो तरह की पिल्स होगी। किस इंसान को कौन सी पिल सजेस्ट करनी है, किस महिला को, ये डॉक्टर डिसाइड करेगी, उसकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। सो दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सो वी कॉमनली कॉल देम एज पिल्स। नाउ द पिल हैज टू बी टेकन डेली, स्टार्टिंग फ्रॉम से 5th डे ऑफ द साइकिल टिल 25th डे। अगर मैं कंबाइंड ओरल पिल की बात करूं, से फॉर एग्जांपल, द पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल। वैसे पहले 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, जनरली हम कहते हैं 5वें दिन से शुरू कर लो। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल टिल 25th डे। तो टोटल कितने दिन गोली खाई गई? 21 दिन। 21 डे शी विल टेक द पिल, 21 डे हो गए मतलब 3 वीक्स। तो 5वें दिन से लेके 25वें दिन तक गोली खा रही है महिला, एक डेफिनेट टाइम पे खा रही है। हर गोली में हार्मोन का लेवल भी अलग होता है, ऐसा नहीं है कि पैक ऑफ पिल में से कोई भी गोली निकाल के घटक ली। हर गोली का हार्मोन लेवल अलग है, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग टैबलेट है, तो पूरा उस पर सीक्वेंस होता है जो फॉलो करना है। फिर डे 26, 27, 28 को गोली नहीं खाई, डे 1, 2, 3, 4 जो नेक्स्ट साइकिल का, तब गोली नहीं खाई, मतलब 7 दिन तक गोली नहीं खानी है, 1 हफ्ता गोली नहीं खानी है, 3 हफ्ते गोली खानी है। सो फॉर 21 डेज शी इज ऑन द पिल, एंड फॉर 7 days, that is 1 week, she is off the pill. ओके, तो 7 दिन जब गोली नहीं खाई जा रही तो क्या होगा? हार्मोन का लेवल फिर डाउन हुआ शरीर में, जो बाहर से स्टेरॉइड ले रहे थे उसका लेवल डाउन गया, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लीडिंग होगी। तो फिर उन महिलाओं में जो पिल्स ले रही हैं उनमें जो ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग। वी डोंट प्रेफर कॉलिंग इट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, we call it withdrawal bleeding. The hormone has been withdrawn, so she is showing the bleeding. और bleeding होनी भी चाहिए, अगर bleeding नहीं हो रही तो उसे पता कैसे चलेगा कि कहीं वो pregnant तो नहीं हो गई। ठीक है जी। Now 21 डे पैक ऑफ पिल्स भी अवेलेबल है, और उसके अलावा हमारे पास 28 डे पैक ऑफ पिल भी है कि भाई जो 7 दिन हम कह रहे हैं गोली ना खाओ, तो फिर पेशेंट के लिए याद रखना आज खानी आज नहीं खानी, ये गड़बड़ ना हो, तो आप ऐसा करिए 28 डे पैक ऑफ पिल बना दीजिए, जिसमें जो 7 गोलियां हैं उसमें हार्मोन मत डालिए। एक तरह से आप कह दीजिए कि वो फॉल्स पिल्स हैं, शुगर कोटेड पिल्स कह दीजिए, या आप कह दीजिए उसमें कोई हमने आयरन सप्लीमेंट डाल दिया या हमने वाइटामिन सप्लीमेंट डाल दिया है, ताकि उस इंसान की रूटीन बनी रहे रोज़ाना गोली खाने की। तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि भाई डे 1 से लेके डे 28 तक रोज़ाना गोली खानी है, लेकिन जो टैबलेट डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को खानी है उस पिल का कलर अलग होगा, क्योंकि उसमें हार्मोन नहीं है। ठीक है जी। फिर डे 5 से लेकर के डे 25 तक जो खाई है उन गोलियों का रंग अलग है, क्योंकि उसमें हार्मोन है। फिर डे 26, 27, 28 जो लास्ट के 3 दिन हैं उसमें भी फिर वही गोलियां हैं जिसमें हार्मोन नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने 28 डे पैक ऑफ पिल भी बना दिया एक सुविधा के लिए, कि खाने वाले को इस चीज़ की परेशानी ना रहे कि कब तक खानी थी गोलियां, कब तक नहीं खानी थी। क्लियर? टाइम इसमें चेंज नहीं करना। तो ये पिल्स बेसिकली काम किस तरह से करती हैं? ये ओवुलेशन को रोकती हैं। जब बाहर से आप स्टेरॉयड ले रहे हैं लगातार, तो ओवुलेशन को ये
सप्रेस कर देती हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, सर्विक्स का म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, तो स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। एनसीईआरटी कहती है पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। तो ये वो है जो 21 डे पैक ऑफ पिल्स है। मैंने कहा ना 28 डे पैक ऑफ पिल्स भी आता है। स्टार्टिंग प्रेफरेबली, इन्होंने कहा स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days of the menstrual cycle, so you can start from day 5 also. Then after a gap of 7 days, जो 7 दिन गोलियां नहीं खाई हैं, 1 week she is off the pill, during which NCERT says menstruation occurs. As I told you, it should be withdrawal bleeding, because hormone has been withdrawn from the body. So after a gap of 7 days दोबारा रिपीट करना है इन द सेम पैटर्न। तो डॉक्टर यही कहेगा कि एक साथ आप 5-6 गोलियों के पत्ते खरीद के अपने पास रख लीजिए। ऐसा ना हो कि गोलियों का एक पत्ता खत्म हो गया और उसके बाद फिर आपके पास है नहीं घर पे और आप सोचें कि कब खरीदने जाएंगे, है ना, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ वो पिल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो गैप आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। तो पिल्स जो है काफ़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम पिल्स नहीं दे सकते हैं। अगर वो ओवरवेट है, ओबिसिटी है, अगर वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती है तो पिल्स नहीं देते हैं। उसको किसी किस्म के ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है, मतलब बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉयडल पिल्स नहीं देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये पिल्स काम कैसे करती हैं? Mechanism of action. Pills inhibit ovulation and to some extent implantation as well, because uterus का endometrium उस तरह से prepared नहीं होगा जैसा होना चाहिए। as well as इसके अलावा they alter, बदल देती हैं क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस। क्या हो जाता है? सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स वेरी थिक। तो उससे क्या होगा? प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। सर्विक्स को क्रॉस करके स्पर्म्स यूट्रस तक नहीं जा पाएंगे। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। कुछ लोगों में ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दे आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। अर्बन फीमेल्स जो हैं, शहरी महिलाएं जो हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान को, अपने साइकिल के डेज पता होने चाहिए, किस दिन कौन सी गोली खानी है ये पता होना चाहिए ना। स्टेरॉइड्स के अपने कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने क्या करा, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इन्होंने एक नॉन स्टेरॉयडल पिल बनाई सहेली के नाम से, छाया के नाम से भी उपलब्ध है। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है सेंट क्रोमैन। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। इट इज कॉल्ड वंस अ वीक पिल। ठीक है ना, वंस अ वीक पिल, लेकिन इट हैज टू बी टेकन ट्वाइस वीकली फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स। पहले 12 हफ्ते में 2 बार लेनी है। जब 12 हफ्ते बीत गए उसके बाद फिर हफ्ते में 1 बार। इवन लैक्टेटिंग फीमेल्स कैन टेक दिस पिल्स। जो पहली वाली स्टेरॉयडल पिल्स हैं वो हम जनरली लैक्टेटिंग फीमेल्स को नहीं देते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बिकॉज मदर के मिल्क के थ्रू हार्मोन बच्चे तक चला जाएगा, उससे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये वाली जो है नॉन स्टेरॉयडल है, लिख दें आप, इट इज नॉन स्टेरॉयडल पिल। अगेन इट इज फॉर फीमेल्स। The new oral contraceptive pill for females contains a non-steroidal preparation, और वो non-steroidal preparation क्या है? Centroman. It is once a week pill with very few side effects.
and high contraceptive value. It is suggested for lactating females also and it prevents implantation. कैसे रोकता है? It is selective estrogen receptor modulator. Estrogen के जो receptors हैं एंडोमेट्रियम पे, उनके साथ ये इंटरफेयर करता है, तो फिर ये implantation नहीं होने देता, ये ध्यान रखिएगा. Now, रोज रोज गोली खाना, भाई एक टेंशन तो है, कभी गोली खाना भूल गए तो क्या होगा? तो फिर क्या है, वैज्ञानिकों ने सोचा इसका एक बेहतर वर्जन बनाते हैं कि भाई हार्मोन को इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए महिला को. 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगवा लिया, कुछ इंजेक्शन 5 महीने तक भी चल जाते हैं, एक बार लगा लिया, कुछ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी हैं, कुछ सबक्यूटेनियस भी हैं. या फिर उसका भी एडवांस वर्जन की इम्प्लांट बना दिया जाए. नॉरप्लांट है, इम्प्लानॉन है, जो सबडर्मल इम्प्लांट्स हैं. नॉरप्लांट अब इंडिया में नहीं है और भी कई कंट्रीज में बैंड है. रीजंस ढूंढिएगा क्यों बैन हुआ है. ओके, सो इंजेक्टेबल्स जो है उनमें क्या है, अगेन वही सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्ट्रोजन. तो प्रोजेस्ट्रोजन अलोन या इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन, दीज कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस. पेशेंट को क्लिनिक, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, हेल्थ वर्कर या नर्स जो है वो इंजेक्शन लगाएगी. डेपो प्रोवेरा के नाम से इंजेक्शन है, डेपो प्रोवेरा, डिम्पा के नाम से भी आता है. मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और नॉरेथिनिस्टेरॉन इनथेट के जो है इंजेक्शन है. डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन. ओके, या फिर अगर सब डर्मल इम्प्लांट की बात करें, एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इम्प्लांट को प्रेफरेबली लेफ्ट आर्म में फीमेल में लगा दिया जाता है. सब डर्मल इम्प्लांट्स में नॉरप्लांट, इम्प्लानॉन. नॉरप्लांट इंडिया में नहीं है, बैंड है. So, शायद आपने पढ़ा हो, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल 6 सिलियास्टिक कैप्सूल्स जिसमें हार्मोन भरा हुआ है, और ये स्मॉल कैप्सूल्स जो हैं प्रेफरेबली लेफ्ट अपर आर्म में यहाँ पे माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके लगा दिया जाता है. और कई सालों तक इफेक्टिव है, 3 साल तक फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की. धीरे धीरे स्लो रिलीज होता रहता है हार्मोन का बॉडी में. राइट ना, कई महिलाओं में देखा गया कि इम्प्लांट लगाने से कई सालों तक वो एमेनोरिक हो गई, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा. और अगर मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा तो फिर उसे पता कैसे चलेगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है. राइट, और देयर वाज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स देखा गया, हड्डियां कमज़ोर होने लगी कई महिलाओं में. सो ये कई कंट्रीज़ में नहीं चलता है नॉरप्लांट. इम्प्लानॉन एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिंगल रॉड लाइक, और इसमें क्या है 6 कैप्सूल्स, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है. 3 साल जब बीत गए तो फिर ये कैप्सूल निकालने पड़ेंगे, और कई बार फाइब्रस टिश्यू इतना ज़्यादा इनके चारों तरफ ग्रो कर जाता है कि इनको निकालना ही एक मुसीबत हो जाती है. ठीक है जी. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स. ये भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे पिल्स काम कर रही हैं. And their effective periods are much longer. For few years they can be used, right? So injectable and implants. Next category है emergency methods की. जितने मेथड्स हमने अभी तक पढ़े तो भाई ये तो पहले ही सोच समझ के सब इस्तेमाल करने वाले हैं. अब मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, या किसी के साथ फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और प्रेग्नेंट ना हो जाए इस बात का खतरा है, तो कोई इमरजेंसी मेथड भी तो होना चाहिए. सो देखा गया है दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन गोलियों के फॉर्म में आते हैं, ये पिल्स की फॉर्म में. राइट, आई पिल आपने सुनी होगी, मार्केट में आती है. या फिर आईयूडी लगा दी जाए विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस. That has been found to be very effective as emergency contraceptive, and they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or due to casual unprotected intercourse. So these are the emergency methods. मार्केट में अनवांटेड 72 के नाम से पिल आती है, अनवांटेड
72. Then you have, we call them as morning after pills. So within 72 hours ले लेना चाहिए, 72 घंटे के भीतर, ठीक है जी, तो ज़्यादा असरदार रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जिसमें माइफप्रिस्टोन है, RU486, और माइफप्रिस्टोन डॉक्टर की सलाह से लेना है। माइफप्रिस्टोन, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को अपना काम नहीं करने देगा, और अगर इम्प्लांटेशन होने वाला है या हो चुका है तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के सब कुछ बाहर एक्सपेल आउट कर देगा, ठीक। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से लेनी है। कुछ टैबलेट्स वेजाइना के अंदर रखनी होती हैं और कुछ ओरली भी लेनी होती हैं, बट आफ्टर कंसल्टिंग विद द डॉक्टर। ओके, सो दीज आर एमरजेंसी मैथड्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है सर्जिकल मैथड्स की, दैट इज ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स एंड वेसेक्टोमी फॉर मेल्स। सर्जिकल methods, they are also called as sterilization techniques, or we also call them as terminal methods. These are generally advised for the male or the female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. तो जिनको अब ऑलरेडी 2 बेबीज़ हैं, 2 जिंदा बच्चे हैं, लिविंग किड्स हैं, और उन्हें अब और कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर उनको आप ये सजेस्ट कर देंगे। सो मेल के लिए वेसेक्टोमी है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी है। तो ये मेथड्स करते क्या हैं, दे ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कंसेप्शन। वेसेक्टोमी हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि गैमेट्स बनने बंद हो जाएंगे, टेस्टिस में स्पर्म बनते रहेंगे, लेकिन इजैकुलेटेड सीमेन के साथ स्पर्म बाहर नहीं आ रहे। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टमी। दोनों वास डिफरेंस को काट के फिर बांध देना है, और एक छोटा टुकड़ा काट के लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का, दैट इज सेंट टू द लेबोरेटरी, जहां पे फिर हिस्टोलॉजिकली उसे एग्जामिन करके रिपोर्ट आ जाएगी कि जो टिश्यू पीस आपने काट के निकाला है मेल का, वो वास डिफरेंस ही है। तो दोनों साइड की वास डिफरेंस को काटना, इट्स अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि एडमिट रहना है, थोड़ी देर के लिए गए और ओपीडी बेसिस पे भी हम इसे कर सकते हैं, और पेशेंट जो है ऑपरेशन के कुछ समय बाद अपने घर जा सकता है। बट वेसेक्टोमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है। आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि भाई आपके वास डिफरेंस के इस कटे हुए हिस्से में, ये वाले में, अभी भी मिलियंस में स्पर्म स्टोर्ड हैं, और वो रिपीटेड इजैकुलेशन के साथ बाहर आते रहेंगे। तो फिर आपको 3 महीने तक कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ करना है वेसेक्टोमी के बाद, या फिर जब तक 20-30 बार इजैकुलेशन ना हो जाए तब तक सेफ्टी नहीं है। सो इट इज़ नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, राइट। A small part of the vas difference is removed or tied up through a small incision on the scrotum. ओके, वेसेक्टोमी के बाद स्पर्म बनते रहते हैं, हार्मोन लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता, द वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेटेड सीमेन उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेनिंग इरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव पे किसी किस्म का कोई असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये भय होता है, ये डर होता है, ये खौफ होता है, इसीलिए वो वेसेक्टोमी नहीं करवाते हैं। ट्यूबेक्टोमी ज़्यादा है पॉपुलर, और बल्कि ट्यूबेक्टोमी में ज़्यादा खर्चा आता है सरकार का। ओके, in tubectomy a small part of the fallopian tube it is removed, right, as you can see here। फेलोपियन ट्यूब का अलग अलग तरीके होते हैं ये करने के भी। यहाँ पे आपने देखा काट के और उसको फोल्ड करके बांध दिए गए हैं, कई केसेस में छोटा टुकड़ा काट के निकाल लेते हैं, और इट इज टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। अलग अलग अप्रोचेस हैं, वेजाइना के थ्रू कर सकते हैं या फिर अलग सर्जिकल प्रोसीजर से कर सकते हैं। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेथड्स नियरली इरिवर्सिबल हैं। जिस भी पेशेंट पे आप कर रहे हैं ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी, तो आपको उन्हें क्लियरली ये बात समझा देनी है कि आप ये मेथड करवा तो रहे हैं, कभी भविष्य में जाकर के आपका मन हुआ कि आपको और बेबीज चाहिए, तो फिर ये रिवर्स नहीं हो पाएंगे, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, फिर आपको आईवीएफ या किसी और टेक्निक का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर्स में से किसी एक का ऑपरेशन करना है आपने, या तो मेल की वेसेक्टोमी करनी है या फीमेल की। ऐसा नहीं है कि दोनों को ही कर देना है, या फीमेल की ट्यूबेक्टोमी या मेल की वेसेक्टोमी, ठीक है जी। नो, लास्ट में एनसीईआरटी ये कहती है, it needs to be emphasized that selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with a qualified medical professional। ये जरूरी है।
हर इंसान की शरीर की बनावट, ज़रूरतें, चीज़ें अलग हैं, तो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for maintenance of reproductive health. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ in fact they are practiced against a natural reproductive event that is conception or pregnancy. तो कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड का मतलब ही ये जो कंसेप्शन ना होने दे, इसलिए इन्होंने कहा कि याद रखिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट अ रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट. वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी or to delay or to space pregnancy due to personal reasons. ठीक है, ये कोई नॉर्मल नेचुरल रिक्वायरमेंट नहीं है. हर इंसान को किसी न किसी वजह से इनका इस्तेमाल करना पड़ता है. But undoubtedly, the widespread use of these methods that has a significant role in controlling or in checking the uncontrolled growth of population. ये methods इस्तेमाल हो रहे हैं तो जनसंख्या फिर भी कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल है. नहीं करेंगे लोग इस्तेमाल तो जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी. लेकिन भाई इनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स, इल इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर हैं, जैसे नोजिया, जी मिचलाना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, राइट. इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कभी भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, या जैसे ईस्ट्रोजन पिल्स जो थी उसमें ब्रेस्ट कैंसर. दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, दे शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड. हाँ, तो मोटे तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के इल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं. हर मेथड का कोई ना कोई किसी न किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट ज़रूर है. नेचुरल मेथड्स की जो हम बात कर रहे थे, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स जो हमने पढ़े थे, दैट इज़ पीरियोडिक एब्सटीनेंस, कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड, या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड, विड्रॉल मेथड, वहाँ पे हमें कोई साइड इफेक्ट देखने को नज़र नहीं आए थे. बट बाकी जितने भी हैं, क्योंकि कोई ना कोई दवाई यूज़ हो रही है, अगर स्पर्मिसाइडल एजेंट यूज़ कर रहे हैं, क्रीम, जेली, तो वेजाइनल पीएच डिस्टर्ब हो सकता है. लेटेक्स यूज़ हो रहा है तो कई लोग एलर्जिक होते हैं लेटेक्स से. ठीक. सो विद दैट वी फिनिश अप विद द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं. और मेरा प्रीमियम पेड बैच जो है बायोलॉजी का, वो चल रहा है ऑलरेडी, जिसमें लाइव क्लासेस लेता हूं मैं आप लोगों के साथ. आपके हर तरह के डाउट्स, क्वेश्चन सब सॉल्व होते हैं. स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है. द टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच इज ₹2100 फॉर कंप्लीट बायोलॉजी. मेरा वेबसाइट एक्सप्लोर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस कोर्स के बारे में. इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं आपको किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के लिए. ठीक है. मेरा ये एंड्रॉयड ऐप है डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से. गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड दिस इज़ माई ईमेल आईडी इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.